अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आपकी होस्ट नीलम और नीलम आपको अपने ही चैनल में वेलकम करती है। शुरू करते हैं आज की स्टोरीज़ अल्लाह का बाबरकत नाम लेकर, जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। अल्लाह पाक की रहमत और करम भरा साया हमेशा हम सब पर बना रहे, आमीन। और शुरू करते हैं आज की स्टोरीज़। आज की पहली खौफनाक कहानी मेरे साथ शेयर की है इंडिया से राहुल ने। राहुल कहते हैं, मैं आपके साथ अपने फ़्लैट की एक खौफनाक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। और मेरे फ़्लैट में एक बहुत दिल खराश वाक़या पेश आया, एक बहुत खौफनाक वाक़या पेश आया, जिसको सुनकर, जिसको देखकर आप सब लोग एक दफ़ा खौफ में ज़रूर मुब्तला हो जाओगे। मैं एक फैक्ट्री में जॉब करता हूँ और मैं इंडिया मुंबई में रहता हूँ। उधर बेसिकली मैं गांव से पीछे बिलोंग करता हूँ और इधर जब मेरी जॉब का कुछ सिनेरियो बना तो मैं इधर आ गया। कुछ अरसे के बाद मैं अपनी मिसेस को भी अपने साथ फ़्लैट में ले आया। उससे पहले मैं बिल्कुल फ़्लैट में अकेला रहता था, लेकिन मुझे कुछ थोड़ा बहुत महसूस ज़रूर होता था। कुछ ऐसे मेरे अलावा किसी की एग्जिस्टेंस मुझे महसूस ज़रूर होती थी, लेकिन फिर मैं उस चीज़ को इग्नोर कर देता था। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा डर कभी भी महसूस नहीं हुआ था। वो कहते हैं कि एक दफ़ा मेरी मिसेस, जो कि अभी मेरे पास शिफ्ट हुई थी, कुछ दिन ही हुए थे, उनकी तबीयत कुछ ख़राब थी, जिसकी वजह से उनको मुझे दोबारा गांव ले जाना पड़ा। कुछ एटमॉस्फेयर चेंज होने की वजह से, पानी चेंज होने की वजह से मेरी मिसेस की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो मेरे अब्बू ने ये कहा कि इसको कुछ दिन के लिए वापस ले आओ। मैं अपनी मिसेस को और अपने बच्चों को घर ले गया। कितने गया, मैं बिल्कुल अकेला था पीछे फ्लैट पे। एक दिन मैं सो रहा था तो अचानक से मेरे जो रूम है उस पर किसी ने दस्तक दी। रूम पर, यानी रूम के डोर पर, सॉरी, उन्होंने मेन दरवाज़े पर नहीं, जो फ्लैट का मेन डोर था उस पर नहीं, जो मेरा रूम था फ्लैट के अंदर, उस डोर पर किसी ने नॉक किया। और मैं फ़ौरन उठा और उठकर देखा। जैसे ही देखा तो बाहर कोई भी नहीं था। मैं फिर आकर सो गया, मुझे बहुत नींद आई हुई थी। अभी मैं दोबारा आकर सोया ही हूँ तो दोबारा से किसी ने मेरे पाँव को छेड़ा। मैंने उठकर देखा तो मेरे पाँव वाली साइड पर एक लड़की खड़ी हुई थी, बिल्कुल नई नवेली दुल्हन के रूप में एक लड़की सर झुकाए खड़ी हुई थी, जिसको देखकर मेरा सारा जिस्म एक दफ़ा पैरालाइज़ हो चुका था। मुझे कुछ होश नहीं थी कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। खैर, फिर उसके बाद कहते हैं कि वो लड़की काफ़ी देर खड़ी रही, और जितनी देर वो खड़ी रही मैं अपने आप को पैरालाइज़ ही महसूस कर रहा था। कुछ देर के बाद मेरे फ़ोन की बेल हुई तो मैं क्या देखता हूँ कि वो लड़की बिल्कुल आहिस्ता से चल के रूम से बाहर गई है और उस तरफ उसने टर्न किया जिस तरफ हमारे घर का, यानी फ़्लैट का स्टोर था। मैंने कॉल उठाई तो मेरी कॉल मेरी अम्मी की थी। कहते हैं कि मैंने जैसे ही अपनी अम्मी की कॉल उठाई तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे अचानक से लगा कि जैसे तुम्हारी तबीयत ख़राब है। मैं बहुत डरा हुआ था और भागता हुआ फ्लैट से बाहर निकल गया। मैं जिन कपड़ों में मैं था, मैं उन्हीं कपड़ों में ऑफ़िस चला गया, यानी फैक्ट्री में चला गया। अब वापस आने की मेरी हिम्मत नहीं थी बिल्कुल भी। मैंने सोचा जैसे ही मैं फ़्लैट का डोर खोलूँगा तो आगे वो लड़की बैठी हुई होगी। खैर, उस दिन मैं सीधा अपने फ़्लैट पर नहीं गया, अपने एक दोस्त के पास गया और साथ एक तांत्रिक को लेकर आया। तांत्रिक ने आकर सारे घर को चेक किया, फ़्लैट को चेक किया, और फ्लैट को चेक करने के बाद जब वो मेरे स्टोर की तरफ गया तो उसने मुझे ये बताया कि तुम्हारे स्टोर के अंदर एक भूतनी लड़की का बसेरा है। वो तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं देगी, हाँ, लेकिन तुम्हें तुम्हारी बीवी के साथ इस फ्लैट में बिल्कुल नहीं रहने देगी। कोशिश करो तुम इस फ्लैट को खाली कर दो। जितने दिन तुम्हें और फ्लैट नहीं मिलता, तुम इधर कुछ, उसने तावीज़ात दिए वो लगा दो। कहते हैं कि तावीज़ात लगाने की देर थी। राहुल कहते हैं उन तावीज़ात के बाद घर में तो जैसे तूफ़ान बरपा हो गया।
मुझे लगता था मैं जैसे फ़्लैट के अंदर इंटर होता था, मुझे शोर व गुल की आवाज़ें आती थी, चीखने की आवाज़ें आती थी। एक दफ़ा मैं क्या देखता हूँ कि जैसे ही मैं फ़्लैट के अंदर इंटर हुआ हूँ, तो एक बच्चा है जो कि नहायत खौफनाक हुलिये में, उसके जिस्म के ऊपर इतनी ख़राशें थीं, इतना खून था, उसको देखकर मैं डर गया और दोबारा बाहर भाग गया। मैंने उसी तांत्रिक बाबा से दोबारा कॉन्टेक्ट किया और उनको ये सारी बात बताई। उन्होंने कहा कि वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं देंगे, तुम अपने रूम में चले जाओ और रूम को लॉक लगा लो। मैंने ऐसे ही किया। जैसे ही मैंने रूम को लॉक लगाया, मुझे बाहर लग रहा था जैसे ज़लज़ला आ गया, जैसे बाहर कोई किसी को मार रहा है, कोई चीख रहा है। तांत्रिक बाबा से दोबारा कॉन्टेक्ट किया और उनसे ये पूछा कि अब ये जो बाहर हो रहा है, अगर मैं सुबह उठकर बाहर जाऊंगा तो क्या वो मुझे नुकसान देंगे? जिस पर उन्होंने कहा कि नहीं, वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं देंगे, तुम बस अपने काम से काम रखो, स्टोर वाली साइड पर मत जाओ, और अगर कुछ दिखे भी तो उससे मुखातिब मत होना। कहते जैसे मैं सुबह उठा, रूम से बाहर निकला, तो मेरे टीवी लॉन्च के अंदर सोफ़ा के ऊपर एक लड़की सर झुकाए बैठी थी। मैं बड़ी खामोशी से अपने दिल पर पत्थर रख के अपने आप को वहाँ गिरने से बचा कर उसके पीछे से निकल रहा था। जैसे ही मैं एंट्रेंस के दरवाजे तक पहुँचा तो मुझे पीछे से ये आवाज़ आई कि इस फ्लैट को छोड़ दो, मैं इस फ्लैट को कभी भी नहीं छोड़ूंगी। इधर ही मेरी डेथ हुई थी और मैं सारी ज़िंदगी इधर ही रहूँगी। तो जैसे उन्होंने ये लफ्ज़ सुने तो राहुल कहते हैं मैंने वहाँ से दौड़ लगा दी, मैं भाग गया बाहर। मैंने तांत्रिक को फ़ोन किया और उसको ये सारी बात बताई, जिस पे उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक लड़की, तुम्हें पहले ही बताया था, एक भूतनी लड़की का बसेरा है जिसको कई साल पहले इधर मार दिया गया था। स्टोर के अंदर कई दिन उसकी लाश पड़ी रही और उसके बाद उसका भूत इसी घर के अंदर रहता है। बेहतर है कि तुम जल्दी से घर को छोड़ दो। वो कहते हैं कि फिर मैंने अपने बॉस से बात की और फैक्ट्री के अंदर एक रूम बॉस के कहने पर वहीं रहने लगा। उनको सारे बात से आगाही की और उस फ्लैट को छोड़कर वो जो रूम था फैक्ट्री का, मैंने उधर रहना शुरू कर दिया। जिन दिनों में मैं उस फ्लैट में से सामान उठा रहा था, वो लड़की कई बार मेरे सामने आई। उसके हाथ में एक डॉल भी होती थी। और फिर जब मैं आखिरी रात उस फ्लैट के अंदर था तो मेरे रूम के दरवाज़े के बाहर एक ख़त पड़ा हुआ था। मैंने जैसे ही उस ख़त को उठाया और पढ़ा तो उस ख़त में लिखा हुआ था कि मुझे किसी ने इधर ही मार दिया था। मैं इस फ्लैट में रहती थी और मुझे कत्ल करने वाला और कोई नहीं था, उसका खामिन था जिसने मेरे बच्चे को भी मार दिया और मुझे भी मार दिया। राहुल कहते हैं कई बार मुझे उधर वो बच्चा भी नज़र आया, कई बार। वो एक बच्चा था छोटा सा, जिसकी उम्र 5 से 6 साल होगी, जो अक्सर खून में लथपथ स्टोर के दरवाजे के आगे ही बैठा हुआ होता था। उसको देखकर मैं बहुत खौफज़दा होता था। वो कोई फ्लैट नहीं था, वो कोई भूतिया फ्लैट था, वो कोई जिन्नात का मस्कन था। इतनी मनहूसियत, इतना कुछ था उस फ्लैट में कि जो मैं बयान नहीं कर सकता। राहुल कहते हैं मैंने जब उस फ्लैट को छोड़ा तो वो पूरी बिल्डिंग का जो ऑनर था, मैंने उससे कांटेक्ट किया और उसको ये सारा माजरा बताया। उसने मेरी बात को सुना अनसुना कर दिया। लेकिन मैंने फिर एक काम किया, वो ये कि उस फ्लैट में जितने रूम थे उनके अंदर अलमारियाँ बनी हुई थीं काफ़ी, और उन अलमारियों के अंदर मैंने एक छोटे छोटे पेपर पर ये लिख कर रख दिया कि इस फ्लैट के अंदर जो भी आएगा वो अपनी मौत का ज़िम्मेदार खुद होगा। स्टोर के दीवार के ऊपर भी मैंने ये लिख दिया कि ये जगह एक भूतनी लड़की की बसेरे की जगह है और अपनी ज़िंदगी को यहाँ से बचा लो। मैंने दीवारों पर भी लिख दिया, मैंने वॉशरूम की दीवारों पर भी लिख दिया। लेकिन मैं नहीं जानता कि शायद उस फ्लैट के ओनर ने वहाँ पर पेंट ना करवा दिया हो या जो भी। उसके बाद वो फ्लैट आबाद हुआ है या नहीं हुआ ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने ख़ुद को उधर से बचा लिया और ये भी कोशिश की कि कोई और भी उधर मत फंसे। हर किसी का दिल मेरी तरह बड़ा नहीं हो सकता। कुछ लोग बहुत कमज़ोर दिल के होते हैं और ऐसी चीज़ों को देखकर उनको हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो बहुत शुक्रिया राहुल अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। राहुल कहते हैं कि मेरी स्टोरी के मुतालिक आप ज़रूर पूछिएगा कि आपके लिसनर्स को कैसी लगी है। मैं और भी बहुत सी खौफनाक कहानियाँ आपके साथ शेयर करूँगा। बहुत शुक्रिया राहुल। बढ़ते हैं आज की दूसरी खौफनाक कहानी की तरफ। ये स्टोरी भी मेरे इंडिया से एक लिसनर है जो कि अपना नेम मेंशन नहीं करना चाहते।
कहते हैं कि ये स्टोरी उन्होंने अपनी अम्मी से सुनी थी। उनकी अम्मी बताती हैं कि ये स्टोरी उनके अब्बू की है। नाना अब्बू एक दफ़ा पहले वक्तों की बात है, कहीं सफ़र पर गए हुए थे। पहले वक्तों में रात के टाइम बहुत सन्नाटा और ख़ामोशी होती थी। नाना अब्बू को आदत थी, वो जब भी घर आते थे तो वो नानों के लिए, बच्चों के लिए यानी मेरी अम्मी के लिए खाने की चीज़ें ज़रूर लाया करते थे। उनको बहुत अच्छा लगता था। एक दिन वो शहर से बाहर गए हुए थे और उस दिन भी वो हम लोगों के लिए यानी वो बताते हैं कि उनकी अम्मी के लिए यानी उनके अब्बू बहुत कुछ खाने के लिए लेकर आ रहे थे, जिनमें कबाब और मीठी चीज़ें ज़्यादा थी। कहते हैं जैसे ही मैं बीच जंगल के गुज़रा तो एक औरत मेरे पास आई और वो औरत मुझे कहती है कि ये खाने की थैली मुझे दे दो। उसने काफ़ी गुस्से में और बदतमीज़ी में बात की। कहते हैं कि मेरे नाना अब्बू बहुत बहादुर इंसान थे। उन्होंने कहा कि अगर तमीज़ से मांगती तो मैं तुम्हें दे देता, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं दूंगा। ये कहकर वो आगे चले गए। अभी वो आगे गए ही थे तो उनको अपने पीछे से भागने की आवाज़ आई। तो जैसे ही उन्होंने पीछे से पलट कर देखा तो वो औरत अब बड़े खौफनाक रूप में उनके पीछे भाग रही थी। नाना अब्बू ने ये देखा और दौड़ लगा दी और भागने लगे। इतनी तेज़ी से भागे और घर आए तो उनको काफ़ी सांस आया हुआ था। कहते हैं कि उन्होंने फ़ौरन से दरवाज़ा नॉक किया और वो अंदर चले गए। नानों ने उनसे पूछा कि आपको इतना सांस क्यों आ रहा है, आपकी तबीयत तो ठीक है। जिस पे उन्होंने सारा वाक़या नानों को बता दिया। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि आप बच गए हैं। नेक्स्ट डे वो एक मौलवी साहब के पास गए। नाना अब्बू जब मौलवी साहब के पास गए तो उन्होंने वो सारी बात जो रात उनके साथ वाक़या पेश आया, उन्होंने वो वाक़या उनको सुना दिया। तो जिस पे मौलवी ने कहा कि आप शुक्र करें कि आप बच गए हैं, क्योंकि वो एक चुड़ैल थी। अगर आप उसको खाने की थैली दे देते तो उसी टाइम वो आपकी जान ले लेती। कोशिश करें कि रात के टाइम सन्नाटे में उस रास्ते से मत गुजरें, क्योंकि वो एक चुड़ैल थी और वो दोबारा भी आप पर हमला कर सकती है। उसके बाद नाना अब्बू कोशिश करते थे कि वो दिन में ही अपना काम निपटा कर शहर से वापस गाँव की तरफ आ जाते थे। ये एक स्टोरी है मेरे अननोन सेंडर की, जो कि अपना नेम मेंशन नहीं कर रहे। इन्होंने भी ये स्टोरी इंडिया से शेयर की है और इनका ये मैसेज है कि उनकी वालदा की तबीयत ख़राब है और उनकी सेहत के लिए हम सब दुआ करें तो अल्लाह पाक आपकी अम्मी को लंबी ज़िंदगी और सेहत तंदुरुस्ती अता करें, आमीन। और वो कहते हैं कि मेरी अम्मी और मेरे अब्बू आपके चैनल की स्टोरीज़ को बहुत लाइक करते हैं। बहुत शुक्रिया अम्मी अब्बू का। और इसी तरह मेरे चैनल की स्टोरीज़ को लाइक और शेयर करते रहें और पसंद करते रहें। तो लिसनर्स, ये थी आज की खौफनाक कहानी है। आप लोगों को कैसी लगी है अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। आप भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे ईमेल आईडी और फेसबुक आईडी पर और कमेंट बॉक्स में भी। आज का अच्छा मैसेज ये है कि अपनी लंबी ज़िंदगी की दुआ करें अपने वालिदैन की। अपनी जैसे कल शब बारात है तो अल्लाह पाक हम सबको लंबी ज़िंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती और कामयाबी दे, आमीन। और अपने वालिदैन से बहुत मोहब्बत और प्यार करें, सबसे प्यार करें, बुज़ुर्गों का अदब करें। ये मेरा अच्छा मैसेज था, आई होप इस पर ज़रूर अमल करेंगे। और जिस तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे तो मेरी बहुत हौसला अफजाई होगी। और अपनी होस्ट नीलम यासीन को इजाज़त दीजिए। मुझे और मेरे वालिदैन को अपनी ढेरों दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।